हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए आज की क्लास में सीए इंटर एफएम रिवीजन एक्सप्रेस बैच में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सर टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। सर ये चैप्टर काफ़ी सारे बच्चे छोड़ जाते हैं एग्जाम में, इनको लगता है कि ये तो सिर्फ थ्योरी है ना, नहीं कवर करके जाते। एक बारी के लिए अगर एमसीक्यूज ना होते तो भी मैं आपको कहीं ना कहीं अलाउ कर देता, आप ये पेपर छोड़ जाओ, ये वाला चैप्टर छोड़ जाओ। बट क्योंकि अभी आपके पास एमसीक्यूज भी हैं, सर एफएम में एमसीक्यूज आएंगे, बिल्कुल आएंगे, सबको पता है 50 नंबर का पेपर है, 35 का सब्जेक्टिव, 15 के एमसीक्यूज, यानी कि काफ़ी हाई चांसेस हैं अब ये जो इंस्टीट्यूट इस चैप्टर में से आपको 1 या 2 नंबर के एमसीक्यूज पूछ ले। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, उसी अप्रोच से तैयारी करेंगे ताकि अगर इस चैप्टर में से कोई एमसीक्यूज आए हम उसके आंसर सही दे पाए, या फिर अगर तुक्का भी आपको मारना पड़ा, कोई गैस वर्क भी करना पड़ा, तो भी आपके पास कुछ एक बेस हो, आपको कुछ एक चीज़ों का आइडिया हो, आप गैस वर्क सही से कर पाओ। ठीक है सर, चलो इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, मैं भी ट्राई करूंगा आपको क्विकली चैप्टर करा दूं और जो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में पता होना आपको ज़रूरी है उन पे हम जल्दी से अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है सर, चलो सर पहले बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। हम सबको पता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग्स, इसको इंटरनल इक्विटी भी बोला जाता है, डिबेंचर्स, लोन, अदर्स। ठीक है सर, कोई नई बात नहीं बोली। अच्छा, अब ये बात बोल रहे हैं फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस। हम सबको पता है जब हमें बिजनेस करना है तो कुछ बिजनेस की फाइनेंशियल नीड्स हो सकती हैं। अगर तो वो लॉन्ग टर्म है, सर लॉन्ग टर्म का मतलब 5 से 10 साल की एक्सीडिंग है, तो फिर आप उसकी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म है तो सर उसकी फाइनेंसिंग भी आप लॉन्ग टर्म से करोगे। आपको क्या करना है, यहाँ मैचिंग करना है। अगर पैसा लंबे के लिए समय के लिए चाहिए तो फिर लॉन्ग टर्म से पैसा लेके आओ, मीडियम के लिए चाहिए तो मीडियम से लेके आओ, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो शॉर्ट टर्म से लेके आओ। ठीक है जी, मैंने आपके लिए यहाँ पे येलो में हाईलाइट कर दिया है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। अगर आपने ये येलो वाला पोर्शन पढ़ लिया, आप एक काम करना, मेरे टेलीग्राम चैनल से ये वाला पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, तो आप सेकंड चैप्टर अगर सिर्फ ये वाला भी पढ़ोगे तो भी आपका कहीं ना कहीं आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है जी, चलो लॉन्ग टर्म एक्सीडिंग 5 to 10 ईयर्स, ये आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंडिंग करोगे। ऐसे ही मीडियम टर्म जो 1 साल से 5 साल तक है, सर वो हमारे मीडियम टर्म है। ठीक है, उसकी फंडिंग भी आप मीडियम टर्म सोर्सेज से करोगे। ओके, और अगर कुछ शॉर्ट टर्म है, सर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर तो हमने पूरा चैप्टर नंबर 9 पढ़ा है, बिल्कुल सर उसको हम क्या बोलते हैं, जो नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर है, 1 साल के अंदर अंदर जो भी आपको पैसा चाहिए वो है शॉर्ट टर्म। सर क्लियर है, आगे चलो। अब कंपनीज आपकी 3 तरह की हैं, अर्ली स्टेज, ग्रोथ या स्टेबल। सर अर्ली स्टेज मतलब अभी ताज़ा ताज़ा फूल खिला है, नई नई कली खिली है, तो इसका मतलब बिजनेस अभी शुरू ही हुआ है। सर उस केस में अनसर्टेनिटी बहुत हाई रहती है, रिस्क हाई है, तो आपके पास मेन सोर्स ऑफ फंड्स होता है इक्विटी या फिर एंजल फंड। ठीक है, एक बार ये पढ़ लो, कई बार आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। अच्छा सर, अगर हाई टू मॉडरेट अनसर्टेनिटी है तो इक्विटी, सर पहले एंजल था, अब ना वेंचर कैपिटल आ जाएगा। सर एंजल और वेंचर में क्या फ़र्क है, हम ये रेगुलर कोर्स में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप मान के चलो एंजल का मतलब कुछ एक ऐसे इंडिविजुअल्स जो बहुत पैसे वाले हैं, मान के चलो शाहरुख खान साहब, ठीक है, उनके पास बहुत पैसा है, वो आपके बिजनेस में एज एन एंजल इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा सर, फिर ये वीसी क्या होता है, वीसी प्रॉपर एक फर्म्स हैं, प्रॉपर इनके पास जो आप प्राइवेट इक्विटीज पढ़ते हो, वेंचर कैपिटलिस्ट पढ़ते हो, वो क्या करते हैं, प्रॉपर आपकी फर्म्स का असेसमेंट करते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही, वो आपको साथ ही साथ बिजनेस कैसे चलाना है, कैसे आपको सेल्स करना है, मार्केटिंग करना है, उसके बारे में भी बताते हैं। ठीक है जी, चलो इसके पास अभी आपके पास एक डेट का ऑप्शन भी आ जाता है, क्योंकि अब आपके पास थोड़ा सा बिजनेस अच्छा होना शुरू हुआ। सर जब आप ग्रोथ स्टेज में पहुंच गए तब आपके पास डेट भी था, वेंचर कैपिटल भी था, सर अब आ जाएगा एक प्राइवेट इक्विटी। सर पीई, प्राइवेट इक्विटी हमने बहुत सुना है, फेमस है, जॉब लाइन में सब इसके पीछे भागते हैं। ये क्या होता है, जो कि अनलिस्टेड कंपनीज है, कंपनी में लिस्टेड नहीं है, स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं है, उस केस में अगर आपको उसके शेयर्स खरीदने हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको कहाँ जाना पड़ता है, सर प्राइवेट इक्विटी रूट के थ्रू उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, चलो सर अगर स्टेबल हो गया तो उस केस में हम डेट ले सकते हैं, फाइनेंशियल एवरेज ले सकते हैं, हम सबने अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलो सर अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को बेस्ड ऑन बेसिक सोर्सेज कर सकते हैं। एक्सटर्नल, सर जो पैसा बाहर से आ रहा है, शेयर कैपिटल आ सकती है, डेट आ सकता है। सर अंदर का पैसा मेनली रिटेन्ड अर्निंग्स होता है, हम सबने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है सर, चलो आगे। अब यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का लिस्ट है, ठीक है, इतना रेलेवेंट नहीं है किसी भी पर्सपेक्टिव से, आप चाहो तो एक बार अपने जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। चलो सर अब
इक्विटी कैपिटल ओनर्स, जिसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। सर हमें सब कुछ पता है इसके बारे में, एक बार येलो पॉइंट्स में आपको रीड थ्रू करवा देता हूं, बहुत बेसिक है। सर परमानेंट कैपिटल है, हाँ जी, आपको वापस नहीं करनी। ये आपके ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं और ये हाईएस्ट रिस्क लेते हैं, सर हम सबको पता है। अच्छा सर, इनका डिविडेंड सबसे लास्ट में देते हैं, हमको याद है P&L स्टेटमेंट, सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड जाता है। अच्छा ये क्या होता है सर? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स नहीं होता। ठीक है सर, जब वाइंडिंग अप होगी तो इक्विटी ओनर्स को बिल्कुल लास्ट में पेमेंट करेंगे, क्योंकि इनका सबसे हाईएस्ट रिस्क था, इनकी पेमेंट बिल्कुल लास्ट में होती है। ठीक है जी सर, इनका कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है। चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सर आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया है कि इक्विटी का कॉस्ट हाई होता है और क्यों होता है। चलो सर, शेयर कैपिटल प्रोवाइड सिक्योरिटी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट याद है कि आपके पास कुछ एक इक्विटी का बेस पड़ा है, अब आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो? डेट रेज कर रहे हो, सस्ता सोर्स रेज कर रहे हो। ये वही है कि जो आपके पास इक्विटी है वो बाकी चीजों को क्या देती है? सिक्योरिटी देती है कि ठीक है भाई साहब, इक्विटी वालों का पैसा पड़ा है, आप लोग मुझे डेट दे सकते हो। चलो सर, इसके एडवांटेजेस क्या है? परमानेंट है, रिडीम नहीं करना। ठीक है, कंपनी का फाइनेंशियल बेस बढ़ाती हैं, एक आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर आप बाकी कैपिटल सोर्सेज खड़े कर सकते हो। नॉट ऑब्लाइज्ड लीगली टू पे कंपनी डिविडेंड्स, हम सबको पता है। और अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो बाद में आप एक राइट इशू निकालो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से और भी पैसा आप उठा सकते हो। सर क्लियर है? चलो सर, इसके कुछ नुकसान भी हैं। हाँ जी, ये बहुत ज्यादा रिस्की होती है, हम सबको पता है। अगर आप नए इशू इक्विटी करोगे तो आपके पास जो ऑलरेडी ईपीएस है वो कम आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। अगर आपके प्रॉफिट्स सेम स्पीड से नहीं बढ़े तो हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। ठीक है सर, ऐसे ही अगर आप न्यू शेयर्स इशू करोगे तो आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रोल, उनकी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी। ठीक है जी, चलो सर, प्रेफरेंस क्या होता है? हम सबको पता है, इनको प्रायोरिटी मिलती है बोथ इन द रिगार्ड ऑफ डिविडेंड भी और वाइंडिंग अप पे भी। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे करते हैं, बट सर डेट के बाद पे करते हैं, हमें पता है। चलो, जनरली क्यूमुलेटिव होते हैं। सर क्यूमुलेटिव का मतलब करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं या नहीं है, ये आपको देना पड़ेगा। अच्छा सर, रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? जनरली हायर रहता है इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर से, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा देनी पड़ती है। अच्छा सर, रीपेड जनरली रिडीमेबल होते हैं, आप इसको वापस कर देते हो। हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग है, क्योंकि कुछ एक इसमें जो बेनिफिट्स हैं आपको डेट वाले मिलते हैं और इक्विटी वाले भी कुछ एक आपको फायदे मिलते हैं। ठीक है जी, चलो सर, क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल का मतलब इनका डिविडेंड क्यूमुलेट होता रहेगा, अगर आपने पे नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर पे करना पड़ेगा। सर कन्वर्टिबल का मतलब हम सबने सीखा हुआ है कि ये कहीं ना कहीं आपके इक्विटी शेयर्स में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो सर, वेरियस टाइप्स एक बार आप पढ़ लेना, सिंपल है, कुछ नई बात नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो। चलो सर, इसके एडवांटेजेस क्या है? ईपीएस में डाइल्यूशन नहीं होता, ईपीएस सिर्फ आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के एंगल से निकालते हो, तो अगर आपने ये इशू किया डाइल्यूशन नहीं होगा। सर लेवरेज मिलता है, हमने ऑलरेडी लेवरेज इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, कैसे आप फाइनेंशियल लेवरेज को यूज कर सकते हो। सर इसमें रिस्क ऑफ टेक ओवर नहीं होता, क्यों? क्योंकि इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, ओनरशिप स्टेक नहीं होता कंपनी में, इसलिए कोई आपकी कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से आपको टेक ओवर नहीं कर सकता। ठीक है सर, प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स होता है और प्री डिसाइडेड होता है, हम सबको पता है जनरली। सर ये हम रिडीम कर देते हैं। ठीक है सर, डिसएडवांटेजेस बता दो कुछ अब। नॉन टैक्स डिडक्टेबल, हम सबको पता है, प्रेफरेंस डिविडेंड आप बाद में पे करते हो, टैक्स पहले जाएगा, इसका मतलब ये आपके नॉन टैक्स डिडक्टेबल हैं। मैं स्पीड थोड़ी सी फास्ट रख रहा हूँ, बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं, आप सबको ऑलरेडी आते हैं, आई होप आपको सब समझ भी आ रहा है। चलो सर, क्यूमुलेटिव इन नेचर है, इसका मतलब ये डिसएडवांटेज कैसे हुए कि अगर मेरे पास पैसे नहीं भी हैं तो मुझे नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा, मेरे लिए हो सकता है ये सरदर्द बन जाए। ठीक है जी सर, दोनों में डिफरेंस क्या है एक बार आप पढ़ लेना, कोई नई बात नहीं लिखी। चलो सर, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है? इंटरनल इक्विटी, हम सबको पता है, जो पैसा कंपनी का खुद के प्रॉफिट्स हैं वो कंपनी ने फ्लो बैक कर लिए, डिविडेंड्स के रूप में नहीं बांटे। चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड डिसीजंस, हम बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन करके आ चुके हैं। ठीक है जी, एक्यूमुलेट कर रहे हो अपने प्रॉफिट्स को बाय फ्लोइंग देम बैक, इससे क्या होता है? कंपनी का नेट वर्थ बढ़ता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ते हैं। ठीक है सर, डिबेंचर्स के बारे में थोड़ा बता दो, सबको पता है चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमने बहुत अच्छे से डिबेंचर्स के बारे में सीखा था। एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड होती है जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, लिस्टेड भी हो सकते हैं, अनलिस्टेड भी हो सकते हैं। और सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनका लो होता है, हम सबको बहुत अच्छे से आता है, हमने इसके काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। ठीक है सर, इसको किस पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? नॉन कन्वर्टिबल यानी कि
इसके केस में आपको इक्विटी शेयर्स कभी नहीं मिल सकते। फुल्ली कन्वर्टेबल, आप ये शेयर्स जो आपको डेट के बदले क्या मिल जाएंगे, शेयर्स मिल जाएंगे। ये हमने रिडेम्पशन वैल्यू में भी समझा था। ठीक है जी, चलो सर पार्टली कन्वर्टेबल यानी कि इनके पास दोनों ऑप्शंस हैं, कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं या फिर आप कैश में रिडेम्पशन भी ले सकते हो। ठीक है सर, क्या है अदर टाइप्स, एक बार आप पढ़ लेना, कोई नई बात इसमें नहीं लिखी हुई। चलो सर, इसके अब एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस, नॉट रिजल्ट इन डाइल्यूशन, अगेन क्योंकि इनके पास कोई ओनरशिप स्टेक नहीं है, कोई डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं होता। इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस डिबेंचर इश्यूज एडवांटेजेस। अच्छा, अब ये ना इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी डीप है, फाइनल में आप अच्छे से पढ़ते हो। इसमें आप बस ये मान के चलना, अगर रेट बढ़ रहे हैं चीज़ों के तो फिर डिबेंचर इश्यूज एडवांटेजेस। ठीक है, चलो डिसएडवांटेजेस क्या है सर। एक तो ऑब्लिगेटरी पेमेंट है, सरदर्द है, आपके पैसे हैं, कमाई है या नहीं है, ये आपको पेमेंट करना पड़ता है। अच्छा सर, इनके ना कुछ प्रोटेक्टिव कॉन्वेंट्स होते हैं, मतलब जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो आपका कुछ कुछ लिखा होता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, उसकी वजह से आपके कुछ बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। अच्छा सर, फाइनेंशियल रिस्क लेके आते हैं, लेवरेजेस में हमने अच्छे से पढ़ा था। कैश आउटफ्लो में चाहिए होता है ताकि हम उनकी पेमेंट कर पाएं। सर ठीक है, अभी तक समझ आ रहा है, बहुत बेसिक स्टफ है, आगे चलता है। सर जब भी आपको डिबेंचर्स इशू करने हैं उनकी रेटिंग मस्ट हो चुकी है, ये आपका आईसीए का बुक पढ़ा रहा है। अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हो तो फिर क्या है, वो मस्ट है। ठीक है जी सर, दोनों में डिफरेंस क्या है आप एक बार पढ़ लेना, कोई नई बात नहीं लिखी हुई है। चलो सर, बॉन्ड क्या होता है, सिमिलर टू डेट होता है, क्या फर्क है यहाँ पे। सर कॉलेबल बॉन्ड होता है कि जो इन्वेस्टर है, ठीक है, अगर तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक है कंपनी, ठीक है, कंपनी ने इन्वेस्टर को क्या दिया सर, बॉन्ड्स इशू किए। ठीक है, अब कॉलेबल क्या होता है, ये कंपनी क्या कर सकती है, इन्वेस्टर को लगा सकती है कॉल, भाई साहब ये जो मैंने आपको बॉन्ड दिए थे ये मुझे वापस करके आओ और मुझसे इसके बदले आप ले जाओ कैश। अच्छा सर, कॉल कौन कर सकता है, कंपनी के एंगल से एक ऑप्शन होता है, कंपनी क्या कर सकती है, जो इश्योर है वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टर से बॉन्ड वापस ले सकता है बिफोर मैच्योरिटी। अच्छा सर, पुटेबल क्या होता है, पुटेबल में हमने इसको राइट दिया कि इन्वेस्टर भाई साहब आप कंपनी को कभी भी जाके उसके सिर पे ये बॉन्ड्स मार के आना, उसको बोलना ये लो बॉन्ड्स अपने वापस, मुझे दो कैश। ये आपके पास एक ऑप्शन होता है, कभी फिक्स नहीं होता, ये आपके पास एक राइट है, आप चाहो तो कर सकते हो, ना चाहो तो ना करो। ठीक है, तभी इसका नाम है ऑप्शन, यानी कि आपके पास एक चॉइस है, करना है करो, नहीं करना है तो इट्स फाइन। ठीक है, चलो अब कुछ एक डिफरेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि फॉरेन बॉन्ड्स हैं, इसमें से एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। ठीक है सर, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, नाम में लिखा हुआ कि आपने फॉरेन करेंसी में इशू करे होंगे। अच्छा, वेरी लो रेट पे होते हैं, फॉरेन करेंसी होता है और ये रिडीम्ड हो जाते हैं। ठीक है जी, चलो सर, प्लेन वनीला, नाम में लिखा हुआ है कि प्लेन है, वनीला है, इसमें कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है, डज नॉट हैव एनी ऑप्शन, सिंपल एक बॉन्ड होता है, आप इंटरेस्ट पे करते हो, प्रिंसिपल आप रीपेमेंट कर दोगे। सर क्लियर है, चलो आगे। सर कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट्स क्या होता है, इसमें एक ऑप्शन होता है ताकि आप कन्वर्ट कर पाओ जो लॉन्गर टर्म डेट सिक्योरिटी है विद द स्पेसिफाइड कूपन, यानी कि आप एक चीज आपके पास नोट है, आप इसके बदले क्या लेके जा सकते हो, एक लॉन्गर टर्म की डेट सिक्योरिटी। अच्छा सर, इस केस में बेनिफिट क्या है, कैपिटल गेन नहीं लगता है एफआरएन को। ठीक है सर, ड्रॉप लॉक बॉन्ड क्या होता है, जब कोई चीज ड्रॉप करेगी, नाम में छुपा हुआ है ड्रॉप, जब कोई चीज ड्रॉप करी तो आपने उसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया, डूबने से बचा लिया। अच्छा सर, क्या है ये, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अ फिक्स्ड रेट बॉन्ड। सर कब कन्वर्ट होंगे, जब इंटरेस्ट रेट आपका गिरना शुरू होगा, ड्रॉप करना शुरू होगा, हम उसको यहाँ पे गिरने से बचा लेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे एक फिक्स्ड रेट बॉन्ड में। अच्छा सर, ये नया फिक्स्ड रेट हमेशा चलता रहेगा मैच्योरिटी तक, अब ये कभी भी वापस फ्लोटिंग रेट नहीं बनेगा। अच्छा सर, डिफरेंस क्या है कन्वर्टेबल में और ड्रॉप लॉक में, जो ये वाला है सर ये वाला है आपके पास लॉन्ग ऑप्शन स्ट्रक्चर और दूसरे वाला क्या है, शॉर्ट ऑप्शन स्ट्रक्चर। सर ये लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है, अगेन ये कॉन्सेप्ट थोड़े से डीप हो जाएंगे, अभी के लिए आप एमसीक्यूज के लिए एक बार ये लाइन को पढ़ के चले जाना। ठीक है सर, वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशंस, सर ये क्या होता है, इनकी नॉमिनल मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी बहुत ही नॉमिनल रहता है। अच्छा, ये आप लोग सेल कर सकते हो अपने ट्रस्टी को एट पार प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, तो कहीं ना कहीं ये पुट की तरह बात कर रहा है कि जो होल्डर है वो सेल कर सकता है इस ऑब्लिगेशन को अपने ट्रस्टी को, इनके पास एक ऑप्शन होता है वो एग्जिट कर लें। सर ठीक है,
आपने सही समझा दिया, वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशंस। ठीक है सर, आगे चलो, यील्ड कर्व नोट, यानी कि कुछ यील्ड से रिलेटिंग होगा इसका। अच्छा सर, कब यूज करते हैं? जब आपको हेज करना है इंटरेस्ट रेट को, इंटरेस्ट रेट की यील्ड को जब आपको हेज करना है तब आप ये नोट यूज करोगे। ये इन्वेस्टर जो है आपका इनवर्स फ्लोटर, उसकी तरह भी काम करता है। सर क्लियर है? चलो सर, अब यूरो बॉन्ड्स क्या होता है? कुछ ये यूरोप से रिलेटिंग है, कुछ इसका यूरोप से लेना देना है? बिल्कुल नहीं, इसका जस्ट एक नाम यूरो बॉन्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि जो कंपनी इशू कर रही है वो किसी और कंट्री में है, जो बॉन्ड्स किसी करेंसी में इशू किए हैं वो किसी और कंट्री के हैं, और जिस कंट्री में बॉन्ड्स इशू किए हैं वो किसी और करेंसी में है। अच्छा सर, इसका मतलब सब कुछ अलग अलग है तो उसका नाम यूरो डाल दिया। एक एग्जांपल लेते हैं, एक ब्रिटिश कंपनी है, मतलब वो ब्रिटिश की कंपनी है, उसने जर्मनी में इशू किए। सर वहां क्या चलते हैं? यूरोस चलते हैं, यहाँ पे पाउंड्स चलते हैं। सर इशू किस में किए? यूएसडी करेंसी में, यानी कि ना वो करेंसी इशूअर की, ना वो करेंसी जिसमें आपने इशू किया उसकी, एक थर्ड करेंसी में आपने बॉन्ड्स इशू कर दिए। सर क्लियर है? इसका नथिंग टू डू विद यूरो है, इसका यूरो से लेना देना कोई नहीं है। चलो सर, अब बात करते हैं कुछ इंडियन बॉन्ड्स की। चलो सबसे पहले तो बात करेंगे मसाला बॉन्ड की। सर मसाला इंडिया है, नाम से पता चल रहा है, कुछ इंडियन की बात हो रही है। सर ये रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं, यानी कि जब ये बॉन्ड इश्यू होंगे तो आईएनआर करेंसी में होंगे। ठीक है सर, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, जब कोई आपकी अर्बन म्यूनिसिपल्स, आपके कॉर्पोरेट्स नहीं, कॉर्पोरेट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ जब आपके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू करती हैं, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आपकी ये इशू करती हैं। ठीक है सर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स क्या होते हैं? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई या कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट इसको इशू करे तो ये तब गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहलाते हैं। ठीक है सर, चलो सर, अब लोन्स की बात कर लेते हैं कुछ एक, ये आप चाहे तो पढ़ लेना, बस वैसे इतना रेलेवेंट ये नहीं है। ठीक है चलो सर, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, जो आपके नॉर्मल बैंक्स हैं, यानी कि आपका एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सर ये किस तरह के लोन देते हैं? अच्छा सर, ये लोन देते हैं आपको, लॉन्ग टर्म लोन भी देते हैं ताकि आप नया बिजनेस सेटअप कर सको, और ये आपको लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी लोन देते हैं। याद करो चैप्टर नंबर 9, तब हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस उसमें भी ये पढ़ा था। ठीक है सर, चलो सर, अब ब्रिज फाइनेंस क्या होता है? नाम से लिखा हुआ क्या? ब्रिज। अच्छा मतलब सर कुछ यहाँ पे भी शायद नदी होगी, ये बीच में हमने ब्रिज बना दिया, कुछ यहाँ पे सड़क है। अच्छा तो ये जो ब्रिज है ये क्या है? बीच वाला टाइम है जो आपको इधर और इधर कनेक्ट करता है। अच्छा मान के चलना आपके पास क्या है, लोन सैंक्शन कर दिया, आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने आपको लोन सैंक्शन कर दिया, बट अभी डिसबर्समेंट नहीं हुई। अच्छा मतलब जो भी टाइम पीरियड है बिटवीन द सैंक्शन ऑफ द लोन एंड द डिसबर्समेंट ऑफ द लोन, आप ड्यूरिंग दिस पीरियड आप क्या करोगे? ड्यूरिंग दिस बीच वाले पीरियड में लोन ले लोगे ताकि आप अपने पैसे को जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करना शुरू कर पाओ। अच्छा सर, ये रीपेड हो जाते हैं आउट ऑफ द टर्म लोन, जब आपको वो बैंक उधर से लोन दे देगा तब आप ये ब्रिज फाइनेंस वाला लोन वापस कर दोगे। सर जनरली सिक्योर्ड रहते हैं और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए आपने लोन लिया है। सर क्लियर है? चलो सर, अब वेंचर कैपिटल क्या होता है? आपने एक बार आइडिया दे दिया था हमें, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं अब उसको। जब आप न्यू हाईली रिस्की वेंचर में इन्वेस्टमेंट करती है कोई वीसी फर्म, तब ये क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब आपका वीसी कहलाता है। जनरली इक्विटी फाइनेंस होता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स फर्म्स में। अच्छा सर, ये जो इन्वेस्टर है ना, ये पैसा तो आपको देता ही है, बट सेल्स स्ट्रेटजी, बिजनेस मैनेजमेंट एक्सपर्टीज वगैरह भी देता है। शार्क टैंक याद आया? शार्क टैंक आप सबने देखा होगा, तब उसमें क्या होता है, वो कहीं ना कहीं वीसी ही है, वो आपको पैसा भी देते हैं, साथ ही साथ कुछ एक स्ट्रेटजीज भी देते हैं, आप अपना बिजनेस अच्छे से चला पाओ। सर क्लियर है? समझ आया? चलो आगे सर, इनके मेथड्स क्या रहते हैं? या तो वे इक्विटी दे देंगे, बट 49% से ज्यादा उनको इक्विटी नहीं दे के आनी। याद है शार्क टैंक का गेम? बोलते हैं अगर 49 से ज्यादा आपको ही होल्डिंग दे दी तो फिर आप ओनर्स बन जाओगे, वो ओनर्स हम उनको नहीं बनाना चाहते। अच्छा सर, कंडीशनल लोन क्या होता है? हमने उनको लोन लिया बट किसी कंडीशन पे कि रॉयल्टी हम पे करेंगे आफ्टर द वेंचर इज एबल टू जनरेट सेल्स, यानी कि अभी पैसा कोई नहीं देंगे, जब सेल्स होगी उसमें से आप रॉयल्टी ले लेना और इस पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं देंगे। ठीक है सर, इनकम नोट क्या होता है? जब आप दोनों इंटरेस्ट और रॉयल्टी ऑन सेल्स दोगे बट दोनों ही कम कम रेट पे हैं, यानी कि आप रॉयल्टी भी दोगे और इंटरेस्ट भी दोगे बट दोनों का रेट कम होगा। अच्छा सर, पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स क्या होता है? जब स्टार्टअप फेज चल रहा है तब तो कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे, ठीक है, आप अपना बिजनेस चलाओ, शुरू कर रहे हो,
बट जब आपके पास थोड़ा बिजनेस अच्छा चलना शुरू हो गया तब हम आपसे कुछ एक पैसा चार्ज करना शुरू करेंगे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और अगर आपका सही चल रहा है बिजनेस तो फिर हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा आपसे चार्ज करेंगे। तो पार्टिसिपेट कर रहे हो, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है वैसे वैसे आप उससे इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हो। ठीक है सर। सर अब डेट सिक्योरिटाइजेशन का होता है, एक बार के लिए क्विकली समझा देता हूँ, फाइनल में आप ये बहुत अच्छे से पढ़ते हो। सर ये है कंपनी, मान के चलो सर आईसीआईसी बैंक है, ठीक है। एक हमने बनाई एसपीवी। एसपीवी क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसको हमने बनाया ही किसी स्पेशल काम के लिए है। सर फिर एक यहाँ पे है पार्टी इन्वेस्टर। अच्छा सर आईसीआईसी बैंक ने ना कितने सारे कार लोन दे रखे हैं, मान के चलो सर एक बंदा, दो बंदे, ऐसे करके ना काफी सारे लाखों बंदे हैं जिनको लोन दे रखे हैं। तो इसमें क्या होगा सिक्योरिटाइजेशन में, आईसीआईसी बैंक क्या बोलेगा, ये सारे के सारे कार लोन इसको सेल कर देगा एसपीवी को। अच्छा सर एसपीवी के पास पैसे कहाँ से आएंगे? एसपीवी क्या करेगी, कुछ एक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बनाएगी, ठीक है, वो इसको सेल कर देगी इन्वेस्टर को, जिससे इन्वेस्टर के पास एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नया आ गया कि वो इनमें इन्वेस्ट कर सके। इसको यहाँ से पैसा मिला एसपीवी को। अब एसपीवी ने यहाँ पे आईसीआईसी बैंक को पैसा पे कर दिया, भाई साहब ये लो पैसा, अब ये कार लोन से पैसा मैं लूंगी। अच्छा समझ आया? एक बार के लिए मोटा मोटा हमने समझा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, आप एसपीवी क्रिएट करोगे ताकि आप पैसे रेज कर सको और आपके लोन्स बैलेंस शीट से खत्म हो जाएंगे, यानी कि सर ये लोन आप डी रिकॉग्नाइज कर दोगे, ये जो आपको कैश मिलेगा वो आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। क्लियर है? सर इन्वेस्टर्स का क्या फायदा है, इनको यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करने का चांस मिला ये डाइवर्सिफाइड पूल में। ठीक है जी। चलो लीज फाइनेंसिंग क्या होता है आप सबको ऑलरेडी पता है, दो तरह की मेन लीजेज होती हैं, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज। शॉर्ट टर्म के लिए लीज अगर बहुत हाई लेवल पे बताऊं, ऑपरेटिंग लीज। जो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है जिसमें आप ओनरशिप स्टेक भी लेते हो बाद में, सर वो है फाइनेंसिंग लीज। आप पढ़ लेना पॉइंट्स, आप सबको आते हैं, लीज में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलो मैंने हाईलाइट कर दिया आप सबके लिए ताकि आपका इजी रहे। सर कंपैरिजन बहुत इजी चीज है, आप पढ़ लेना, कुछ भी नई बात नहीं लिखी हुई। ठीक है सर अदर टाइप्स ऑफ लीजेस के बारे में एक बार बताओ। सेल एंड लीज बैक क्या होता है? अब यहाँ पे क्या है, तीन पार्टीज होंगी फिर से। सर ये है लेसर जिसके पास है एसेट। अच्छा सर ये है लेसी, अब इसके पास क्या है, एसेट इसने लीज पे ले रखा है। अच्छा अब क्या होगा, आप क्या करोगे, ये तो नॉर्मल लीज ट्रांजेक्शन है। सेल एंड लीज बैक में क्या होगा, सर मैं हूँ एसेट का ओनर और एक पार्टी है, ठीक है, मैं इसको क्या बोलूँगा, ये मुझसे एसेट खरीद लो। सबसे पहले मैंने उसको वो एसेट सेल कर दिया, फिर सेम एसेट मैंने बोला भाई साहब वो मुझे सेम एसेट आप क्या कर दो, लीज पे दे दो। मतलब वो एसेट मैंने अपने पास ही रखा, बस एक एंट्री घुमा दी, क्या इसको एक बार सेल शो कर दिया, फिर उसी से एज ए मैंने लीज बैक वापस ले लिया। सर ठीक है समझ आया? चलो पहले हमने सेल किया फिर हमने लीज बैक लिया, उसके नाम में ये चीज छुपी हुई है। ठीक है सर अब लेवरेज लीज क्या होता है, हम सब ने पढ़ा हुआ है, जब आप कोई काम लोन लेके करते हो वो लेवरेज लीज होता है। इस केस में लेसर क्या करता है, जब आपसे वो एसेट खरीदेगा तो वो काफी सारा पैसा लोन पे लेगा। अच्छा मतलब लेसर ने जब एसेट आपको दिया तो वो उसने लोन पे लेके दिया होगा। ठीक है सर सेल एड लीज क्या होता है कि आप लेसर को क्या बेनिफिट्स दे रहे हो, एक आप लीज अपने पेमेंट्स तो करोगे ही साथ आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चरर को मार्केटिंग करने में भी मदद करोगे ताकि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा सही हो, और आप उसकी लीजिंग ऑपरेशंस में भी हेल्प करते हो। सर ठीक है सर अब क्लोज एंडेड क्या होता है? क्लोज एंडेड वो लीज है जिसमें जो लास्ट में लीज ट्रांसफर हो जाएगी, और ओपन एंडेड में वो जो ओनर ऑफ द एसेट है वो ट्रांसफर नहीं होता है, जो लेसर है वही ओनर रहता है। सर क्लियर है, समझ आ गया? चलो आगे। सर अब कुछ शॉर्ट टर्म सोर्सेज की बात कर लेते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं। सर ट्रेड क्रेडिट हम सबको पता है, अकाउंट पेबल्स जो मैं डे टू डे बेसिस पे यूज करता हूँ, ओपन अकाउंट या बिल्स पेबल भी बोलते हैं। आईसीआई एमसीक्यू टेस्ट करता है सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा है, सर ट्रेड क्रेडिट है। चल एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि एक्सपेंसेस मेरे देने वाले तो बन गए बट मैंने दिए ही नहीं। सर ऐसे ही डेफर्ड इनकम आपको सबको पता है अकाउंट्स में। चलो सर एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से मैंने भी पैसा ले लिया बट उनको सर्विसेज नहीं दी, वो मेरे लिए क्या हो गए, एडवांसेस। ठीक है सर कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर है एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक प्रोमिसरी नोट टाइप का होता है जो कि एक अनसिक्योर्ड है। अच्छा सर ये 5 लाख की डिनोमिनेशंस में बेचते हो आप लोग,
ठीक है। इंटरेस्ट रेट जनरली आपका लिंक होता है 1 साल की गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड के ऊपर। अच्छा सर, जब आपको ये इशू करना है तब आपको क्रेडिट रेटिंग भी लेना पड़ेगा। किसकी बात कर रहे हैं सर? यहाँ पे हम कमर्शियल पेपर की बात कर रहे हैं। आप इसको सीपी भी बोल सकते हो। सर कनॉट प्लेस की बात कर रहे हो? नहीं, यहाँ पे कमर्शियल पेपर की बात कर रहे हैं। चलो, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है? अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, ठीक है, 14 से 364 दिन की मेच्योरिटी होती है, तब वो ट्रेजरी बिल्स होता है। सर सीडी क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। जब आप एक सेविंग सर्टिफिकेट इशू करते हो जिसका फिक्स्ड मेच्योरिटी डेट है, बट सर इसकी रहती है 15 दिन से लेकर 1 साल तक इसकी लाइफ रहती है, उसको हम बोलते हैं सीडी। अच्छा, सीडी हम बाद में भी पढ़ेंगे बैंक फाइनेंसेस में, तब आपको मैं अच्छे से बता दूंगा। ठीक है सर, अब बैंक एडवांसेस के बारे में बता दो। बैंक आपको किस तरह का लोन देता है? सर शॉर्ट टर्म लोन दे सकता है, यानी कि कैश में दे सकता है, या फिर आपके करंट अकाउंट में देगा। जनरली ये सिक्योर्ड रहता है, इसके अगेंस्ट सिक्योरिटीज होती हैं। अच्छा सर, ओवरड्राफ्ट हम सबको पता है, हम सब ने आर्टिकलशिप में भी सीखने वाले हैं, और क्योंकि हमको लोन और बिजनेस की आइडिया है, हमें पता है जब आप करंट अकाउंट में जितना आपका बैलेंस है, मान के चलो 10 लाख रुपए है, बट आप इससे एडिशनल विड्रॉ कर सकते हो। एक्सेस ऑफ द क्रेडिट बैलेंस 10 लाख था, ठीक है सर, मैं विड्रॉ 20 लाख भी कर सकता हूं, तो जो 10 लाख वो क्या होगा मेरे लिए? ओवरड्राफ्ट होगा। अच्छा सर, ये रीपेबल ऑन डिमांड होते हैं, यानी कि जब भी आपको बैंक मांगेगा आपको वो वापस करने पड़ेंगे। ठीक है सर, क्लीन ओवरड्राफ्ट क्या होता है? उस केस में क्लीन होता है, कोई भी आपके पास सिक्योरिटी हाइपोथिकेशन नहीं होती है, सिर्फ आप अपना पर्सनल सिक्योरिटी, जो फाइनेंशियल साउंड पार्टीज हैं उनकी पर्सनल सिक्योरिटी पे बैंक आपको ये लोन दे देता है। जनरली ये शॉर्ट पीरियड के लिए दिए जाते हैं। ठीक है जी। सर कैश क्रेडिट क्या होता है? इसको हम सीसी लिमिट भी बोलते हैं जनरली। सर ये सैंक्शन की जाती है अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ट्रेडेबल गुड्स, यानी कि आपकी इन्वेंट्रीज के अगेंस्ट आपको असाइन होती है सीसी लिमिट। अच्छा, बाय वे ऑफ प्लेज और हाइपोथिकेशन। ठीक है, ऐसे ही एक एडवांस अगेंस्ट द गुड्स है, जो आपके पास इन्वेंट्रीज पड़ी हैं, जो पैसा आपके पास स्टॉक पड़ा है, उसके अगेंस्ट आप एडवांसेस ले सकते हो। सर क्लियर है? सर बिल परचेज डिस्काउंटिंग क्या होता है? हमें ऑलरेडी पता है कि मेरे पास अगर कुछ बिल्स हैं, मैं बैंक के पास जाके उससे उससे पहले ही पैसा ले लूंगा। अकाउंट्स में आपने इसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से सीखी हुई है। ठीक है, परचेज किए जाते हैं अप्रूव कस्टमर से, और क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द ड्रॉअर भी देखी जाती है। चलो सर, अब कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज की बात कर लेते हैं। प्री शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है? यानी कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अभी आपने शिपमेंट नहीं की, बट आप उसको उससे पहले ही लोन चाहिए। अच्छा सर, तब दिया जाता है जब आपके पास एक फर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर है, यानी कि एक ऑर्डर आपके पास आ गया और वो कंफर्म्ड ऑर्डर है, वो आप ऑर्डर दोगे ही दोगे। अच्छा, एक आपके पास फॉरेन बायर है, क्योंकि एक्सपोर्ट का केस है, फॉरेन बायर होगा। आपके पास एक इरेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट भी होती है, इसको हम एलओसी भी बोलते हैं। क्या होता है सर? डिस्कस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे, आप मान के चलो एक इरेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए। अच्छा सर, लिक्विडेटेड विद इन 180 डेज, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 180 डेज की लाइफ होती है, और ये शॉर्ट टर्म एडवांस है। अच्छा सर, अब इसकी कुछ एक एग्जांपल बता दो। सबसे पहले तो क्लीन पैकिंग क्रेडिट। अच्छा, ये क्या है? ये बोलता है कि जब आप प्रोडक्शन कर लोगे, अच्छा, ऑफ द फर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर और लेटर ऑफ द क्रेडिट विदाउट एक्सरसाइजिंग एनी चार्ज और कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स। मतलब आपके पास एक ऑर्डर आया, एक डॉक्यूमेंट आया कि सर ये मेरा ऑर्डर है एक्सपोर्टर्स के पास, तो आप इसी के बेसिस पे लोन ले सकते हो, आपको कुछ और सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स, मतलब इसमें आपके जो गुड्स हैं वो हाइपोथिकेट बैंक कर लेगा। ओके, ताकि आपके पास सिक्योरिटी आ जाए और कुछ वो आपके पास मार्जिन भी रखेगा। ठीक है सर, पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट प्लेज ऑफ गुड्स, मतलब सर इसमें आप गुड्स की क्या कर रहे हो? प्लेजिंग कर रहे हो। अच्छा, जो आपने एक्सपोर्ट के लिए फिनिश गुड्स तैयार कर लिए, आपके पास पड़े हुए हैं, बट आपने अभी शिपमेंट नहीं की, तो उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो? प्लेज कर सकते हो। सर इस केस में जो पोजेशन है गुड्स का, वो बैंक के पास चला जाता है। ठीक है सर, अब ईसीजीसी गारंटीज क्या होती है? अगर आपने सुना हुआ है तो ईसीजीसी एक एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, जो कि आपको लोन देती है। ठीक है, एक्सपोर्टर को ही लोन देती है मैन्युफैक्चर करने के लिए, ताकि आपका एक्सपोर्ट बढ़े। अच्छा सर, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब आप एक फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हो, तब आप ऑलरेडी एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हो, ताकि आपको अगर करेंसी के रेट्स में ऊपर नीचे हो, आपको उसका इम्पैक्ट ना आए। ठीक है
सर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है? जब आपने एक्सपोर्ट के गुड्स ऑलरेडी शिपमेंट कर दी है, अब आपको उसके अगेंस्ट पैसा चाहिए। अच्छा सर, पहले तो है परचेज डिस्काउंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री एक्सपोर्ट बिल्स, यानी कि कहीं ना कहीं बिल डिस्काउंटिंग की बात हो रही है। जो आपके पास एक्सपोर्ट बिल्स आपने ड्रॉ किए हुए हैं, पेबल एट साइट है, उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिल जाएगा। अच्छा सर, ईसीजीसी गारंटी यहाँ भी होती है ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिसी। वो आपको एक लिमिट से साइन कर देती है जहां तक आप पैसा यहाँ से लेके आ सकते हो। सर एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन कुछ नहीं है। जब आपने बिल्स कलेक्शन के लिए भेज दिए तो ड्यूरिंग दिस पीरियड भी आप पैसा रेज कर सकते हो। सर ड्यूटी ड्रॉबैक्स, कैश सब्सिडी, ये सब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में पढ़ते हो। जो पैसा आपको गवर्नमेंट से मिलेगा बट अभी नहीं मिला, उसके अगेंस्ट आप बैंक से लोन ले सकते हो। सर क्लियर है? ठीक है, आप हाई लेवल पे बता रहे हो बट एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट रहेगी। चलो सर, एन एडवांस सो अवेल्ड बाय एन एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू बी लिक्विडेटेड विद इन 180 डेज। तो ये भी कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म फंडिंग होगा, 180 डेज के आसपास इसकी लाइफ रहती है। चलो सर, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे रही है, कंपनी कंपनी आपस में खेल रहे हैं, इंटर कंपनी हो रहा है। अच्छा, जनरली शॉर्ट पीरियड के रहता है, 6 मंथ्स के लिए रहता है। सर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आप कह रहे थे बाद में बताएंगे। हाँ जी, अब सुन लो सर, ये क्या है? टाइम डिपॉजिट जैसा होता है, यानी कि आपका बैंक एफडी जैसा होता है, बट इसमें कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो सकता है चेंज होता रहे। अच्छा सर, अब पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जब एक कंपनी पब्लिक को फंड्स इशू करती है, इनसे पैसे लेती है, तो ये कहलाते हैं आपके पब्लिक डिपॉजिट्स। अच्छा सर, ये आप सिर्फ 33% ऑफ योर पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व तक इशू कर सकते हो सकता है आपको एमसीक्यू आ जाए तो आपको 35% वाली अमाउंट याद करके आनी है। ठीक है सर। सर जनरली इसका पीरियड 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स रहता है। ठीक है जी। सर अदर सोर्सेज क्या हैं, थोड़ा उसके बारे में भी बता दो। सीड कैपिटल असिस्टेंस, सीड का मतलब अभी नया नया सिर्फ वो सीड ही है, नया बिजनेस होगा। अच्छा, तो जो क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स हैं जो काम करना चाहते हैं बट उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज एडुकेट नहीं है, तो उस केस में वो सीड फाइनेंसिंग ले सकते हैं। सर ये इंटरेस्ट फ्री होता है, ताकि अभी तो आपका नया नया फूल खिला है, आप काम चला लो, आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे बट आपसे क्या लेंगे, सर्विस चार्ज लेंगे। अच्छा सर, इसमें ना इनिशियल मोरेटोरियम पीरियड भी होता है 5 साल का, मतलब आप 5 साल तक कोई भी रीपेमेंट नहीं करते हो, ना ही इंटरेस्ट की ना ही प्रिंसिपल की, बट आपको यहाँ पे सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा। सर ठीक है, चलो आगे। इंटरनल कैश एक्रूवल्स, यानी कि आपके पास जो कुछ कैश एक्रूवल्स आपने इंटरनल वाले यूज किए, मतलब सर जो सरप्लस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कुछ नहीं है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स की बात कर रहा है, खुद का पैसा खुद इस्तेमाल करो। ठीक है। अब सर अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? वो लोन जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है। जनरली ये प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी ही देते हैं, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी वही ये लोन देते हैं, और ये सबऑर्डिनेट होते हैं बाकी लोन से, मतलब बाकी लोन्स पहले पे होंगे, अनसिक्योर्ड लोन की पेमेंट लास्ट में होगी। ठीक है सर, समझ आया। चलो सर, डेफर्ड पेमेंट गारंटी क्या होता है? यानी कि जो आपका सप्लायर्स ऑफ द मशीनरी है वही आपको उधार दे दे, मतलब मैंने बोला कि मुझे मशीनरी चाहिए और मुझे आप फाइनेंस भी करवा के दो। अच्छा, इस केस में एंटायर कॉस्ट ऑफ द मशीनरी आप फाइनेंस करवा सकते हो, बट आपको एक क्या देना पड़ता है, बैंक गारंटी देना पड़ता है। इसमें सर कुछ मोरेटोरियम होता है, जनरली नहीं होता है, आपको रीपेमेंट उसका करना पड़ेगा। क्लियर है? चलते हैं आगे। सर अब कैपिटल इंसेंटिव्स क्या होता है? यानी कि जो बैकवर्ड एरिया है, मान के चलो कुछ एक बैकवर्ड सिटीज है जहाँ पे अभी इंडस्ट्री नहीं लगी है, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, आपको इंसेंटिव्स देती है कि वहां पे आप आके इंडस्ट्री चलाओ। सर उस केस में इंसेंटिव्स गवर्नमेंट डिफाइन करती है, जैसा एरिया होगा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के इंसेंटिव्स दे सकती है। ठीक है सर। अब डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स क्या होता है? हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 4 में, जिसपे आप इंटरेस्ट तो पे नहीं करते हो बट आप बहुत एक डिस्काउंटेड वैल्यू पे बहुत सस्ते में सेल करते हो। मान के चलो 100 रुपये का बॉन्ड फेस वैल्यू है, आप आज उसको सिर्फ 40 का बेच देते हो, और ड्यूरिंग द पीरियड इंटरेस्ट क्या है सर, ये जो हिडन 60 है यही आपका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है सर, चैप्टर नंबर 4 में हमने इसके बारे में पढ़ा था। चलो सर, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स क्या होते हैं? इनमें एक वारंट होता है। वारंट क्या होता है कि वैसे तो ये नोट्स हैं बट इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर में, और ये डिटैचेबल है, मतलब ये जो राइट ऑफ कन्वर्जन है इसको आप अलग से जाके सेल कर सकते हो। सर ठीक है। अगेन जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, मतलब इंटरेस्ट आप कोई नहीं दोगे और ये सारे के सारे डिबेंचर्स आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। सर वेरी क्लियर।
इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। सर जीरो कूपन बॉन्ड कुछ नहीं होता है, यही होता है जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड हमने यहाँ पे ऊपर पढ़े हैं, ये जीरो कूपन बॉन्ड वन एंड द सेम थिंग है। चलो सर ऑप्शन बॉन्ड्स, जिसमें आप कुछ एक ऑप्शंस दे रहे होगे सर, वो है आपकी ऑप्शन बॉन्ड्स, यानी कि क्यूमुलेटिव हैं, नॉन क्यूमुलेटिव हैं, ये सब आपके क्या हो सकते हैं, ऑप्शन बॉन्ड्स हो सकते हैं। अच्छा सर अब इन्फ्लेशन बॉन्ड्स, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से जाके एडजस्टमेंट ले सकता है, वो आपके लिए हैं इन्फ्लेशन बॉन्ड्स। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स क्या होता है सर, जिसमें रेट फ्लोट कर रहा है, इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, वो है आपके लिए फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, जिसमें आपने रेट को अलाउ किया है कि वो फ्लोट कर जाए डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस। ठीक है, चलो सर अब कुछ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की बात कर लेते हैं, ग्लोबल लेवल पे फाइनेंसिंग कैसे होती है। कुछ एक कमर्शियल बैंक्स हैं जो फॉरेन करेंसी में लोन देते हैं। अच्छा ऐसे ही कुछ एक डेवलपमेंटल बैंक्स हैं, डेवलपमेंट बैंक्स हैं जो आपको लॉन्ग एंड मीडियम टर्म में फॉरेन करेंसी लोन्स भी देते हैं। सर क्लियर है। डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल्स हमें ऑलरेडी आता है, जब इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे तो वो यहाँ पे आ गया। अच्छा सर इसके बाद आप ये एक बार पढ़ लेना पॉइंट, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में फॉरेन करेंसी ये 4 मेन सिस्टम से मिलता है, एक बार आप इनके नाम पढ़ लेना, हो सकता है आपको एमसीक्यूज में टेस्ट कर ले। यूरो करेंसी मार्केट, एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटीज, बॉन्ड इशुअर्स और आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है सर। चलो सर यूरो डॉलर डिपॉजिट्स क्या होता है, जनरली डॉलर डिनोमिनेटेड होते हैं, मतलब सर ये जनरली यूएसडी टर्म्स में होते हैं। और टाइम डिपॉजिट्स अवेलेबल एट फॉरेन ब्रांचेस ऑफ यूएस बैंक्स। अच्छा सर यूएस बैंक की कोई फॉरेन ब्रांच में जब उसने यूएसडी टर्म्स में कोई बॉन्ड इशू किया तो वो हो जाएगा आपका यूरो डॉलर बॉन्ड। अच्छा सर अब ईसीबी क्या होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, यानी कि कोई पर्सन इंडिया में बैठा इंडिया के बाहर से लोन लेके आएगा, उसको क्या बोलते हैं सर, ईसीबी। अच्छा सर ये नॉन रेजिडेंट लेंडर से आप पैसा उठाते हो, जिसमें मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी कम से कम 3 साल के लिए आपको पैसा उठाना पड़ता है। सर ये 2 रूट्स होते हैं इसके, आईसीएस का एमसीक्यू टेस्ट करता है, या तो ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है या फिर अप्रूवल रूट से भी आ सकता है। ऑटोमेटिक रूट कि मतलब आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आप बाहर से पैसा ले आओ। अप्रूवल रूट में आपको गवर्नमेंट या आरबीआई से एक बार जाके अप्रूवल लेना पड़ेगा कि मैं बाहर से पैसा लाना चाहता हूं, क्या मैं ला सकता हूं या नहीं। ठीक है जी, चलो आगे। सर यूरो बॉन्ड्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फॉरेन बॉन्ड्स क्या होते हैं, यानी कि जो आप इशू कर रहे हो फॉरेन कॉर्पोरेशंस, मतलब अगर इंडिया में कोई बाहर वाली कंपनी आके बॉन्ड्स इशू करेगी वो क्या हो जाएगा, फॉरेन बॉन्ड्स हो जाएगा। अच्छा तो ये डिनोमिनेट किए जाते हैं इन द करेंसी ऑफ द कंट्री जहां पे इशू किए जाएं, मतलब ये बॉन्ड्स आईएनआर में इशू होंगे अगर कोई बाहर वाली कंपनी इंडिया में आके बॉन्ड्स इशू करेगी। सर क्लियर है। फुल्ली हेज्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, जिसके अगेंस्ट आपने पूरी हेजिंग कर रखी है, यानी कि आप इसको फॉरवर्ड मार्केट्स में इसके अगेंस्ट ऑलरेडी आप सेलिंग करके आ चुके हो। सर अब मीडियम टर्म नोट्स क्या होते हैं, यानी कि आप सेवरल लॉट्स ऑफ बॉन्ड्स इशू कर सकते हो, जिसमें आपके पास डिफरेंट फीचर्स हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में इशू करना है, आप डिफरेंट लॉट्स में वो बॉन्ड्स को जब चाहे इशू कर सकते हो। ठीक है। फ्लोटिंग रेट में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है, वो एडजस्ट किया जाता है, जैसे मार्केट होगी एक्सचेंज रेट होगी उस हिसाब से आपका फ्लोटिंग रेट रहेगा। अच्छा सर यूरो कमर्शियल पेपर क्या होगा, अगेन ये लेस देन 1 ईयर है और ये यूएसडी डॉलर्स में जनरली डेजिग्नेट किया जाता है। ठीक है। सर फॉरेन करेंसी ऑप्शन, अगेन यहाँ पे ऑप्शन की बात की जाएगी, मतलब आपके पास राइट है, आप कर सकते हो, बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आप चाहे उसको खरीद लो या आप उसको बेच लो। सर क्लियर है। सर अब फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स क्या होता है, फाइनल में पढ़ोगे। फ्यूचर्स आपका ऑब्लिगेशन है, बस ये चीज ध्यान रखना, और ऑप्शन क्या है आपका सर, एक राइट है। अच्छा चलो सर यूरो कन्वर्टिबल जीरो बॉन्ड्स का मतलब सर इसमें जीरो इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट हम नहीं देंगे और कहीं ना कहीं ये कन्वर्टिबल है। क्लियर है। सर इक्विटी वारंट का मतलब आपने बताया कि कुछ वारंट अटैच्ड है कि उसके अगेंस्ट आपको इक्विटी शेयर्स मिल सकते हैं, अगेन सर इसमें इंटरेस्ट होता है और ये वारंट्स जनरली डिटैचेबल है। क्लियर है। सर अब ईएसजी बॉन्ड्स क्या है, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस लिंक बॉन्ड्स, यानी कि वो बॉन्ड से आप जो पैसा उठा रहे हो वो आप ईएसजी पर्पसेस में यूज करना चाहते हो। अच्छा जब आपको सोशल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग करनी है तो आप इन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। 3 तरह के होते हैं ये ग्रीन बॉन्ड्स, जब आपको ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, इन्वायरमेंट को लेके, कुछ कार्बन को लेके कुछ आपको काम करना है। सर सोशल बॉन्ड्स क्या होते हैं, जब आपको किसी सोशल कंसर्न के लिए पैसे में इन्वेस्टमेंट करनी है। और सस्टेनेबिलिटी लिंक क्या होते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है सर। चलो
सर अब एडीआर्स क्या होते हैं? एडीआर होते हैं जब कोई इंडिया की कंपनी है, ठीक है, उसको अमेरिका की मार्केट में अपने शेयर्स लिस्ट करवाने हैं। कंपनी इंडिया की है, यहीं पे है, अमेरिका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उसने शेयर्स अपने लिस्ट करवा दिए, तो वो क्या बनेंगे? एडीआर्स बनेंगे। नॉन यूएस कंपनी, इंडिया की कंपनी ने लिस्ट करवा दिए यूएस एक्सचेंज में अपने शेयर्स, ठीक है। सर अब जीडीआर्स क्या होते हैं? अमेरिकन मार्केट को छोड़ के किसी भी और स्टॉक एक्सचेंज पे अगर किसी को इंडियन कंपनी ने अपने लिस्ट करवा दिए, जीडीआर हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए इंडियन कंपनी ले रहा हूं, ये किसी और देश की कंट्री का भी हो सकता है, ठीक है। नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स होते हैं, इसके अगेंस्ट आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स रखते हो और वो स्टॉक ट्रेड होते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ एनी अदर कंट्री। मान के चलो चाइना हो गया, जापान हो गया, आप किसी और कंट्री में अपने जीडीआर लिस्ट कर सकते हो। क्लियर है सर? सबसे ज्यादा ये ट्रेड किए जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, सबसे ज्यादा ये लंदन में लिस्टेड है। क्लियर है? चलो सर अब आईडीआर्स क्या होते हैं? ऐसे ही जब किसी बाहर वाली कंपनी को इंडिया में अपने शेयर्स लिस्ट करवा के इधर से पैसा रेज करना है, तब क्या होंगे सर? आईडीआर्स होंगे। सर लिस्टिंग शेयर्स की होती है? नहीं, लिस्टिंग यहाँ पे होगी आईडीआर की। अच्छा, फॉरेन कंपनीज कैन इश्यू आईडीआर्स टू रेज फंड्स फ्रॉम द इंडियन कैपिटल मार्केट्स। ठीक है सर, सही समझ आ गया हमें, सबको चैप्टर्स आपने अच्छे से बता दिया। चलो अब बात करेंगे कुछ कंटेम्प्रेरी सोर्सेज ऑफ फंडिंग की। सर क्राउड फंडिंग हमने ना कई बार इंस्टाग्राम पे देखा है, लोग बोलते हैं कि चलो फंड करते हैं, किसी रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग होती है, तब क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक क्राउड आता है, वो आपके लिए फंडिंग कर देता है, जनरली वाया इंटरनेट, सोशल मीडिया। अच्छा सर इक्विटी फंडिंग क्या होता है? क्राउड ने फंडिंग तो कर दी, बट अब क्राउड क्या चाहती है कि आप उसके अगेंस्ट आप उसको इक्विटी शेयर्स भी दोगे। अच्छा सर पीयर टू पीयर लैंडिंग क्या होता है? एक मार्केट प्लेस बन जाता है, यहाँ पे ये मार्केट है, यहाँ पे मेरे को पैसा चाहिए, मैं बोल देता हूँ मुझे पैसा चाहिए, जिसके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है वो यहाँ पे आएगा, बोल देगा अच्छा मेरे पास पैसा पड़ा है, तुम ये पैसा उठा लो। यानी कि पीयर टू पीयर आप क्या कर रहे हो? लैंडिंग कर रहे हो। यहाँ पे लैंडर्स मैच करते हैं आपके बोरोअर्स के साथ। सर क्लियर है? समझ आया? अब सर स्टार्टअप फंडिंग क्या होता है? यानी कि जब किसी नए स्टार्टअप को फंड चाहिए तब ये फंडिंग होती है। जनरली क्राउड फंडिंग इनके लिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है एज पर आईसीएआई। ठीक है सर। अब डोनेशन बेस्ड क्या है? जब आपने पैसा दान कर दिया, चैरिटी कर दी, डोनेशन कर दी, उसके अगेंस्ट आप कोई भी इक्विटी या डेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। सर ठीक है, विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर। आई होप मैंने थोड़ा सा चैप्टर डेफिनेटली तेज चलाया है, बट इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते थे, आपके पास भी टाइम थोड़ा कम है, तो आप ये वीडियो देख लेना, हाई चांसेस है आप एमसीक्यूज में अच्छा स्कोर कर पाओगे। विद दिस वी क्लोज द वीडियो। हैप्पी स्टडीज।